गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम नीरज कुमार मीना है, RUHS BSc नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज पढ़ेंगे हम हेल्थ। ये एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर्स में और लगभग हर बार ही रिपीट होता है। या तो शॉर्ट नोट्स में पूछेगा या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ होती क्या है। अगर किसी से पूछेंगे तो हेल्थ है क्या, तो वो यही बोलेगा कि या तो उसको डिजीज़ ना हो या फिर कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन ना होना ही हेल्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ के काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि मेंटली फ़िट होना, फिज़िकली फ़िट होना, सोशली फ़िट होना एंड स्पिरिचुअली फ़िट होना, तभी हम उसको कहेंगे कि यार ये हेल्दी पर्सन है। इसी चीज़ को WHO ने इस तरीके से कहा है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो फिज़िकली फ़िट है। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फिज़िकल एक्टिविटीज़, जेनेटिक मेकअप, एज एंड रेसेस आती है इसमें। अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ जैसे होते हैं ना, स्पीसीज़, फिर रेसेस, इंडिविजुअल, ऐसे। तो जेनेटिक मेकअप कैसा है उसका, उस पर डिपेंड करता है। एज क्या है उसकी, मतलब जैसे इनिशियली एज होगी, जैसे कोई यंग पर्सन है, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर पर्सन, ओल्डर एज पर्सन। ठीक है। अब रेसिस में बात करें कि जैसे अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, जैसे एक स्पीसीज़ में अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो सबकी अलग अलग होगी ना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ अलग अलग है तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग भी अलग अलग होंगे। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन सेकेंड फैक्टर है ये। तो न्यूट्रिशन अगर हम ढंग से नहीं ले रहे हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा अपने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में कि उसे मतलब जैसे बचपन में होती है ना PEN, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऐसी डिजीज़ हो जाती है, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो वो भी एक तरीके से अफेक्ट करेगा न्यूट्रिशन, किस तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लीप एंड रेस्ट। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो हमारा खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी ढंग से, और हम ऐसे ही आलस भरे हुए अगले दिन उठ के आएंगे और हम मतलब अपनी फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ये एक तरीके का फैक्टर्स हो गया स्लीप एंड रेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफस्टाइल। काफ़ी लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जैसे कि काफ़ी होते हैं। अगर उसको अवॉइड नहीं करेंगे तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल के बाद हम बात करते हैं कल्चर। उसका कल्चर कैसा है, मतलब वो कैसे कल्चर में रह रहा है, मतलब जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ के लोगों का एटीट्यूड क्या है, मतलब बिलीव्स किस किस चीज़ों में है। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं कि ये मानते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी अफेक्ट करती है फैक्टर, मतलब वो चीज़ें भी हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसके बाद हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेंडर हो गया, जैसे फीमेल्स हैं और मेल्स हैं। एज हो गया, एज का मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसके बाद बात आती है क्राइसिस एंड चेंजेस। क्राइसिस जैसे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि कोई मतलब जैसे एग्ज़ाम्स आ जाए अचानक से, जैसे कि हमें पता ही नहीं है और फिर एकदम से एग्ज़ाम्स आ जाए तो हम ये सोचेंगे कि यार हमें याद ही नहीं है, तो मेंटली अनफिट हो जाएंगे हम उस टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए हम ये सोचेंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर हमें थोड़ा टाइम मिल जाए तो हम और पढ़ सकते हैं, तो वो क्राइसिस एंड चेंजेस में आ जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं हम कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, जिसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि हमारा बिहेवियर क्या करता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है हमारा, मतलब फैमिली हमारी पढ़ी लिखी है तो हम अपने आप को वैसे ही रखेंगे कि यार हमें पता रहेगा पहले से कि यार ये चीज़ें खानी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें भी अफेक्ट करती है हेल्थ को। उसके बाद बात आती है फाइनेंसिस की। अब जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि जिम जाते हैं, काफ़ी होते हैं कि जो नहीं जाते, तो जो जिम जाते हैं उनको पता भी है कि ये चीज़ें खानी चाहिए, और काफ़ी लोग होते हैं कि जो नहीं जाते, वो घर पे भी एक्टिविटीज़ करते हैं, काफ़ी होते हैं जो करते ही नहीं एक्टिविटीज़। और फाइनेंशियली अगर वो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है उनका, तो वो ऐसा करेंगे कि जैसे मुझे ये खाना है तो यही खाना है, मतलब वो ख़रीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। और जैसे जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटस कम है तो वो यही सोचेंगे कि यार ये नहीं कर पाऊँगा मैं, या फिर ये कर ही नहीं सकता मैं, ये खरीद नहीं सकता, वो पहले से ही सोच लेगा, तो हेल्दी भी मतलब ये फैक्टर भी हो सकता है एक तरीके से। इसके बाद बात आती है हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार।
शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। अब ये एक तरीके का मॉडल है जो कि हेल्थ को डिफाइन करता है कि यार ये मतलब स्केल एक तरीके से, रेटिंग स्केल कह सकते हैं इसको। वो या तो वेलनेस को बताएगा या फिर इलनेस को बताएगा। और उसके बाद भी एक फैक्टर आता है मतलब हायर लेवल ऑफ वेलनेस, और एक लास्ट लेवल होता है जो डेथ, जिसमें कुछ नहीं है, मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ, हेल्थ ही ख़त्म हो गई, हेल्थ के इंसान ही ख़त्म हो गया, तो हेल्थ किसकी डिफाइन करेंगे फिर हम। अब इसको अगर पूछा जाए पेपर में तो हम ये लिखेंगे कि हेल्थ इज़ अ डायनामिक स्टेट दैट कंटिन्यूसली अल्टर्स एज पर्सन अडेप्ट टू चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, तो मतलब यही है कि हेल्थ, इसने मतलब इस मॉडल ने ये कहा है कि हेल्थ एक डायनामिक स्टेट है जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, मतलब स्टैटिक नहीं है। मतलब जैसे अगर हमारी स्टेट अभी अच्छी है, वेलनेस है, हमारी स्टेट ऑफ हेल्थ अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसी रहेगी, स्टैटिक है, वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। जैसे हम कुछ जैसे कि न्यूट्रिशन का बताते हैं सबसे पहले। जैसे हम खाना प्रॉपरली नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ अल्टर होगी उस चीज़ से, तो वही है एक तरीके से। और इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, वो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को, बता ही चुके हैं। फिर बात करें कि द हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम इज़ वन वे टू मेज़र अ पर्सन लेवल ऑफ हेल्थ। हाँ, वही है कि रेटिंग स्केल बताया ना मैंने अभी कि एक वेलनेस है, फिर इलनेस है, फिर लास्ट में डेथ है, और इस इधर हायर लेवल ऑफ वेलनेस, और बीच में आती है नॉर्मल हेल्थ। ठीक है, ये मॉडल दिस मॉडल व्यू हेल्थ एज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट विथ हाई लेवल ऑफ वेलनेस एंड डेथ बीइंग एन अपोजिट एंड ऑफ एन ग्रेजुअल स्केल। मतलब मैंने बताया ना कि एक इधर वेलनेस है, इधर इलनेस है, तो वही उस चीज़ को ही दर्शाता है ये। दिस कॉन्टिन्यूम illustrate the dynamic state of health as a person adapts to change in the internal and external to maintain a state of wellness। ठीक है, इसके बाद बात करें, a patient with illness may view himself at the different point on continuum at given time depending on how well the person believe he or she is functioning with the illness। मतलब जैसे हम हैं तो अपनी हेल्थ को हम इस स्केल पे देख सकते हैं, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर पीरियड में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार अभी मन कर रहा है कि मेरी हेल्थ नॉर्मल है या फिर इलनेस में हूँ या फिर वेलनेस में हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, गिवन टाइम पे ही हम इस कॉन्टिन्यूम में अपनी हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं या फिर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यार मेरी हेल्थ, लेवल ऑफ हेल्थ कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम हेल्थ के लेवल पे। ठीक है, इसके बाद बात करें इलनेस की। अब इलनेस नॉर्मली देखो कि यार कोई बीमार है, इलनेस से मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी, या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी बॉडी, तो उसे ही इलनेस कहते हैं जनरली। जैसे डिफाइन करते हैं, इलनेस इज़ अ प्रोसेस इन विच फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन इज़ डिमिनिश। ठीक है, फंक्शनिंग कम हो जाएगी। ठीक है, व्हेन कंपेयर विद द पर्सन प्रीवियस कंडीशन, मतलब जब वो हेल्दी था ना उस कंडीशन से हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि जो फंक्शनिंग है, बॉडी फंक्शनिंग, वो कम हो गई है। ठीक है, हेल्थ एंड इलनेस आर रिलेटिव क्वांटिटीज़ एग्जिस्टिंग ऑन वेरिंग डिग्री। हाँ, बता चुके हैं तो कि लेवल ऑफ हेल्थ अच्छा है तो इलनेस नहीं होगी उसको। इट इज़ मोर एक्यूरेट टू कंसिडर हेल्थ एंड इलनेस ऑन टर्म ऑफ पॉइंट ऑन स्केल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, द नर्स मस्ट बी अवेयर दैट अ क्लाइंट a chronic illness may place himself or herself at different point on the continuum at any given time depending on how the client believe he or she functioning for the illness। मतलब वही चीज़ है कि जैसे किसी को chronic illness है तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है उस स्केल में, उसकी बॉडी फंक्शनिंग कहाँ पे स्टैंड करती है, या तो वो हेल्दी है या फिर जैसे कि पुअर होता है, गुड, पुअर, एक्सीलेंट, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से मतलब कि जैसे हम देते हैं कि गुड को हम 7 देते हैं, रेटिंग स्केल में 7 देते हैं, फिर उसके बाद पुअर, वेरी पुअर, ये चीज़ें आती हैं। मतलब जैसे पुअर को हम देंगे 5 या फिर 4 दे दिया, फिर वेरी पुअर हमको 2 या 1 पे रखेंगे। तो इस हिसाब से हम हमारी बॉडी फंक्शनिंग को या फिर जो नर्स है वो बता सकते हैं कि क्लाइंट को कि आपका लेवल ऑफ हेल्थ ये है, तो वही है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इलनेस, मतलब कि क्या क्या कारण हो सकते हैं या फिर कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इलनेस होती है। ठीक है, तो इलनेस इज़ अ हाईली पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल, स्पिरिचुअल फंक्शंस आर डिमिनिश। वही है कि यार इलनेस हो रही है तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव डाटा है, मतलब हम बता सकते हैं कि यार आपकी इलनेस की वजह से आपकी बॉडी फंक्शनिंग डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, इलनेस जो है सिनोनिम नहीं है डिजीज़ का, मतलब डिजीज़ में तो अल्ट्रेशन हो जाता है फंक्शंस का, मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए वो होते ही नहीं है, दूसरे फंक्शन करने लग जाते हैं वो, तो ये होता है डिजीज़ में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि डिजीज़ और इलनेस एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो डिजीज़ कंडीशन में तो ये हो जाता है कि अल्ट्रेशन ऑफ फंक्शंस हो जाता है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। मतलब किसी को डिजीज़ है तो जैसे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग करती है तो वैसे करेगी ही नहीं, वो दूसरे तरीके से मतलब कुछ और करने लग जाएगी उसकी जगह, तो उसे डिजीज़ कहेंगे। अब ऐसे समझो तुम, इलनेस है एंड डिजीज़ है। इलनेस में तो ऐसा होगा कि जैसे फंक्शनिंग तो कर रही है बॉडी लेकिन कम हो जाएगा फंक्शनिंग करना, डिमिनिश हो जाएगा। और डिजीज़ कंडीशन है तो डिजीज़ कंडीशन में ये होगा कि बॉडी फंक्शनिंग अल्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कुछ और ही करने लग जाएगा वो बॉडी पार्ट, ये होता है डिजीज़ में। प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर डज नॉट मीन्स दैट डिजीज़ विल डेवलप बट इंक्रीज रिस्क फैक्टर। प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर डज नॉट मीन्स डिजीज़ विल डेवलप, मतलब इलनेस है किसी को तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिजीज़ है ही है, बट उसके रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे कि यार चांसेस बढ़ गए हैं कि इसको डिजीज़ हो सकती है। तो वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर हो सकता है, सबसे पहले बात करें जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे जहाँ पे मच्छर वगैरह हैं वहाँ पे रह रहे हैं तो चांसेस ऑफ डेंगू, मतलब रिस्क फैक्टर बढ़ गया। ठीक है, तीसरा है लाइफस्टाइल, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, मतलब कि क्या कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो वो एक तरीके का रिस्क फैक्टर हो गया। फिर लास्ट है एज, क्योंकि इम्यूनिटी जो है एज के साथ डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे यंग एज में इम्यूनिटी हाई लेवल पे होती है और फिर जैसे जैसे ओल्डर एज में जाते हैं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है हमारी बॉडी की, तो इम्यूनिटी कम हो गई तो इलनेस के रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए। तो यही है कि, तो यही था आपका हेल्थ।